तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अमित विश्वकर्मा और आई होप आप लोग की एमएसटी सीईटी 2022 की जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और इसी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए हमने ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी एमएसटी सीईटी जेईई आईआईटीएन से जो हैं, जिन्होंने ये सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उन्होंने ये एक काइंड ऑफ क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है एमएससी सीटी के लिए, ताकि आपको एक बूस्ट मिल सके आपकी प्रिपरेशन में और आप और भी अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस को हम लोग ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, 1 से 2 वीडियो में हो सकता है हम लोग इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, बट स्टूडेंट्स को क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हमने जो मैट्राइसिस, जैसे मैट्राइसिस में इतने सारे टर्म्स हैं तो स्टूडेंट्स वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है अमित विश्वकर्मा और मैं अभी पीएचडी अपना कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में, आईआईटी त्रिवेंद्रम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अभी मैं अपना पीएचडी मैथमेटिक्स में ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हम मैट्राइसिस को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने मैट्राइसिस बहुत अच्छे से बिल्कुल नहीं याद होगा उनको भी याद आ जाएगा। तो मैट्राइसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्राइसिस की बात करते हैं। ठीक है, और हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक बार लाइक करिए। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम सारे जो पीपीटी में आपको दिखा रहा हूँ उसके नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ टाइम के बाद आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में मिल जाएंगे। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी फॉलो कर दो, जहाँ पे हम लोग रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। और लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन टू मैट्राइसिस, जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखो, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर ऑफ इन एम रोज एंड एन कॉलम्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो क्या है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब, क्या होता है ना, एक रेक्टेंगल है, मतलब देखो मैट्राइसिस दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो इस तरह से लिखा जाता है और एक इस तरह से लिखा जाता है। तो आपके एग्जाम में कुछ भी आए आप कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक, तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है मतलब इस तरह का एक अरेंजमेंट है जहाँ पे एम आपके क्या होते हैं, रोज, और एन क्या होते हैं, कॉलम्स। तो यहाँ पर भी एम क्रॉस एन लिखा है। जो यहाँ पर पहला लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोज, नंबर ऑफ रोज, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ये जितने भी आपके रोज हैं, और कॉलम का मतलब होता है ऐसे वर्टिकल। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्राइसिस। ठीक है, और m क्रॉस n को हम बोलते हैं साइज ऑफ मैट्राइसिस, साइज ऑफ मैट्राइसिस। अगर आपको एग्जाम में लिखा हुआ है कि 3x2 साइज का एक मैट्राइसिस है, मतलब उसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही सिंपल। तो अगर मैं एक मैट्राइसिस देखूं, मैं मान लो इस तरह का है, 1 2 3 4 5 6। तो अब बताओ कि इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो हम अगर काउंट करेंगे तो देखो हमें क्या दिखेगा, दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकेंड रो। तो इसमें 2 रोज हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रोज इनटू कॉलम को काउंट करो, कॉलम मतलब वर्टिकल। तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3। तो इस मैट्रिक्स का साइज कितना हुआ, 2x3। एक बात क्या देखना कि गलती से भी आप 3x2 मत बोल देना इसको, नहीं तो पूरा का पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3। तो आपने यहाँ पे लिखा 3। कितने कॉलम है, 1 2 3। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, 3। तो ये 3 रोज और 3 कॉलम वाला मैट्राइसिस है। आई होप इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा। नाउ अब टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस जानना हमारे लिए जरूरी इसलिए है ना, कि अगर हमें टाइप्स पता होंगे ना कि किस मैट्राइसिस कैसा दिखता है, तो हम क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को बिना हम मतलब कैलकुलेशन के भी सॉल्व कर जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है रो मैट्रिक्स। तो नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि इस तरह के मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा भी है। तो ये मैंने जो पीपीटी बनाया अच्छे से आपके रेफरेंस के लिए बनाया है, मैं तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओनली वन रो, ओनली वन रो मतलब क्या, अगर अब मैंने एक मैट्रिक्स लिखा तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे, रो क्रॉस कॉलम। तो एक रो होगा और कॉलम कितना भी हो सकता है, मतलब m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1 होगी, और n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। एग्जांपल लेते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, एक रो है, कॉलम बहुत सारे हैं। देखो अगर मैंने लिखा 1 2 3 4, तो इसमें रो कितने हैं, देखो आप ऐसे रो को काउंट करोगे हॉरिजॉन्टली तो एक रो आ गया। क्रॉस कॉलम को देखो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, यहाँ पे आपने चार लिख दिया। तो इस मैट्रिक्स का साइज कितना हुआ 1 क्रॉस 4, और सिंस इसमें एक रो है तो ये किस तरह का मैट्रिक्स हुआ, रो मैट्रिक्स हुआ। अब कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या होगा, ओनली वन कॉलम। तो अब जैसे इसमें लिख दिया मैंने साहब 1 2 3 4, अब देखो इसमें काउंट करो कितने रोज हैं, 1 2 3 4 रोज हैं, बट कॉलम कितना है, एक। तो इसमें क्या हुआ, इसमें n की वैल्यू 1 हो गई और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझ गए। तो दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। देखो इसमें जो साइज है ना मैट्रिक्स का, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, मतलब ये रो भी हो सकता है, कॉलम वाला मैट्रिक्स भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। जीरो का मतलब ये हो कि सारी की सारी जो उसमें एंट्रीज है ना वो जीरो है। एवरी एलिमेंट इज जीरो, देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट इज जीरो, सारे के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 0 0 0 0, इसमें रो कितने हैं, एक दो, कॉलम कितने हैं, एक दो, तो ये 2 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स है, या फिर 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4, इसमें रो कितना है, एक, कॉलम कितना है, 1 2 3 4, तो ये नल मैट्रिक्स है, रो नल मैट्रिक्स है ना। अभी हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा था, इसमें एक रो होता है देखो, और ये सारे एंट्री जीरो, तो क्या हो गया, नल मैट्रिक्स भी हो गया। तो इसको हम लोग रो नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम में अगर कभी भी ऐसा कुछ टर्म दिख जाए, कंफ्यूज मत होना ये किस तरह का मैट्रिक्स है। रो का मतलब है एक रो मैट्रिक्स, नल का मैट्रिक्स, नल का मतलब है नल मैट्रिक्स। तो ऐसे थोड़े नेम्स को कंबाइन करना भी थोड़ा आप सीखोगे, ठीक है, तो अब क्या होगा, उससे फायदा होगा, क्योंकि ऐसे टर्म अगर यूज कर लिए क्वेश्चन में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है कुछ नहीं वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखो स्क्वायर का मतलब हमें जनरली पता है, एक स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। सेम यहाँ पर भी है। देखो जब भी हम एक रेक्टेंगुलर एरे लिख रहे हैं, मतलब एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, एक m लिख रहे हैं, एक n लिख रहे हैं। n का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल, और n का मतलब क्या है, वर्टिकल। तो अगर मैं इस m इज इक्वल टू n कर दूं, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, मतलब m इज इक्वल टू n अगर कर दूं मैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इस केस में हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। यहाँ पे देखो ऑलरेडी एग्जांपल लिया हुआ है, 5 3 i 1 0 7 2 y -8 9, और देखो इसमें रो कितने हैं, एक रो, दो रो, तीन रो, यहाँ पे क्या लिखा 3, फिर एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यहाँ पे क्या लिखा 3, तो 3 क्रॉस 3 इसका साइज हो गया। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये मैट्रिसेस के अंदर ये अल्फाबेट कहाँ से आ गया, -5 नंबर तो समझ में आता है, लेकिन अल्फाबेट कहाँ से आएगा। तो सी यहाँ पर ये अल्फाबेट नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, है ना, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है वो, तो वो भी एक नंबर ही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सी मैट्रिक्स में आपके पास एक रो है, दो रो है, और एक कॉलम है, दो कॉलम है, तो ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 का हो गया। अब यहाँ पर मैं एक आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नोट देना चाहूंगा, जब भी यहाँ m नॉट इक्वल टू n होता है, मतलब रेक्टेंगुलर, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अगर मैंने बोला कि साइज ऑफ मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 2, तो आपको क्लियर होगा कि इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। बट कभी भी क्या होता है, जब m इज इक्वल टू n होता है ना, ठीक है, मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि साइज ऑफ मैट्रिक्स इज
2 क्रॉस 2, m इज इक्वल टू n, तो बोल सकते हैं 2 क्रॉस 2, बट साइज ऑफ मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2 बोलने की जगह पर कभी कभार हम उसको एग्जाम में ये भी बोल दिया जाता है कि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, या फिर ये भी बोल दिया जाता है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 लिखा हो ना, तो ऑर्डर 2 का मतलब समझ जाओ कि वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 नहीं। या फिर कभी कभार ये भी लिखा होता है कि एन ऑर्डर मैट्रिक्स, तो एन ऑर्डर मैट्रिक्स का मतलब भी समझ जाओ कि एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर है, और एन तो कोई नंबर है, अगर एन की वैल्यू आपने 1 ले ली तो ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1, अगर एन की वैल्यू 2 ले ली तो ये क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। एन क्यों लिखा है, क्योंकि m इज इक्वल टू एन है, दोनों एक ही होता है, दैट इज वाई एन ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा जगह यहाँ पे बना देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी मिटा दूंगा, सॉरी। अगर मैं बोलूँ कि एक आपके लेट, सॉरी वेट, आई थिंक मैंने पेन सिलेक्ट नहीं किया, पेन, let A be a matrix of order 3। तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब ये समझोगे कि A एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं, 1 2 3 और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 है, इतना ही समझना है आपको, क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना देता हूँ, आप अपने भी शॉर्ट नोट बनाते जाओ ये लिख के, ठीक है, तो आपको रिवीजन करने में इजी होगा ना। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्या मतलब है इसका, चलो देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। पहले तो ये समझते हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। देखो आपके पास दो तरह के मैट्रिक्स हमने देखे, एक ऐसा मैट्रिक्स हमने देखा जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n था, एक हमने ऐसा मैट्रिक्स देखा जिसमें m इज इक्वल टू n था। अगर मैं एक एक एग्जांपल लूँ दोनों का, तो इस मान लो इसमें है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 2 क्रॉस 3 का, और अगर इसमें लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लो है 3 क्रॉस 3 का, इसमें m इज इक्वल टू n है और इसमें m इज इक्वल टू n नहीं है। डायगोनल का मतलब ये है कि आपको इस कोने से इस कोने तक मैट्रिसेस के एक स्ट्रेट लाइन से पहुंचना है, ठीक है। तो अब देखो, क्या मैं इस मैट्रिसेस में इस कोने से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, खींचा 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 5 को कट किया, थोड़ा सा ये कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे हाँ पहुंच तो रहे हैं, क्योंकि लाइन टेढ़ा जा रहा है थोड़ा, ठीक है। सी, अगर मैंने यहाँ से ऐसे कट करना शुरू किया तो मैं 5 को कट करके आगे निकल गया, मतलब पहले नंबर से हमें एक लास्ट नंबर तक पहुंचना है एक स्ट्रेट लाइन से, नहीं पहुंच पाए। लेकिन स्क्वायर मैट्रिसेस में देखो मैंने एक लाइन खींचा तो वो पहुंच गया, पहले नंबर से स्टार्ट हुआ और लास्ट नंबर को भी कट कर गया। तो जो डायगोनल होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस में होता है, ये याद रखो। इस तरह के मैट्रिसेस में कभी भी डायगोनल नहीं होता है, डायगोनल हमेशा ही इस तरह के मैट्रिसेस में होता है। डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है देखो, और स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया मतलब क्या, m इज इक्वल टू n, ठीक है। ये तो हो गया कि डायगोनल का कंसेप्ट, कि भाई डायगोनल क्या होता है, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि भाई डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, अब उसको देख लो। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये इस लाइन पे जो भी एलिमेंट आए हैं ये होते हैं आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। और इसके ऊपर जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं अपर डायगोनल। देखो लिसन, ये मैं एक एग्जांपल वापस लेता हूँ, मान लो 1 वही वाला 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 क्रॉस 3। अब देखो एक डायगोनल खींचना है मतलब क्या, इस पहले नंबर से लास्ट नंबर तक हमें जाना है एक स्ट्रेट लाइन पे, हमने खींच दिया, हाँ भाई डायगोनल है। तो डायगोनल के ऊपर देखो कितने एलिमेंट है अपने पास, 3 एलिमेंट है ना, और डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है। सीधी सी बात है, अगर
m इज इक्वल टू n होगा ना, तो जितने एलिमेंट डायगोनल के ऊपर होंगे उतने ही एलिमेंट डायगोनल के नीचे होंगे। पहला ऑब्जर्वेशन आप चाहो तो लिख लो। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इस डायगोनल पे उतने ही एलिमेंट होंगे जो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को बोलते हैं। तो देखो डायगोनल पे कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3, 3 एलिमेंट है ना। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया, आप देख सकते हो। तो हमारे डायगोनल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के हिसाब से अभी तक हमने डायगोनल मैट्रिसेस को डिफाइन नहीं किया। अभी तक हमने खाली बोला है कि डायगोनल कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो हमने दिखाया यहाँ पे। और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या बोलते हैं। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो सीखते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो ऐसा बेसिक है, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा, बट स्टिल हम करा रहे हैं तो पूरा अच्छे से क्लास तक कराएंगे, राइट। ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं कराएंगे, अदरवाइज कराने का मतलब ही क्या हुआ। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट का ये मतलब है, डायगोनल मैट्रिसेस का ये मतलब है कि आपके पास एक मैट्रिसेस है, मान लो ए, और यहाँ मान लो कि 3x3 का है, और मान लो कि ये आपका क्या है, डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे। तो क्या बोला है कि इसके ऊपर जितने एलिमेंट है ना वो सब के सब क्या होने चाहिए, 0। और इसके नीचे जितने एलिमेंट है वो सबके सब क्या होने चाहिए, 0। अब कोई बोलेगा सर अगर यहाँ पर भी 0 हो गए तो क्या, यहाँ पर मान लो ए बी सी है आपके पास, ठीक है, ऐसे नंबर्स हैं, ए बी सी नंबर्स हैं। देखो ए बी सी के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है कि ए बी सी नॉन जीरो ही होने चाहिए। ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। उसने खाली इतना बोला है कि इसके ऊपर के तो पक्के से जीरो होने चाहिए और इसके नीचे के पक्के से जीरो होने चाहिए। इन तीनों के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देखो, ये हमारा क्या है, डायगोनल, ठीक। इसके ऊपर के 3 एलिमेंट देखो 0 है, हाँ, इसके नीचे के 3 एलिमेंट 0 है। हमें बस इतना देखना है कि डायगोनल के ऊपर के 3 0, डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट है 0, ठीक है। डायगोनल पे देखो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो जैसे b0 हो गया हमारा, इसके हिसाब से अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बना दूं, मान लो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है, ये तो नल मैट्रिक्स है। अभी हमने पढ़ा है कि सारे एंट्री 0 होती हैं 3x3 का। तो इसका डायगोनल क्या है, डायगोनल तो ये है। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि डायगोनल के ऊपर के 3 0 हैं और डायगोनल के नीचे के भी एलिमेंट सारे 0 हैं। डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, उससे हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लो, ये आपका डायगोनल है, उसके ऊपर का एलिमेंट 0 है, उसके नीचे का एलिमेंट 0 है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट विच इज द स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हम जो भी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना, जो भी टाइप पढ़ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। स्क्वायर का मतलब क्या, अभी हमने पढ़ा कि m इज इक्वल टू n का होना जरूरी है, तभी ये सारे टाइप डिफाइन होंगे, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है वो समझ लो। देखो अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा कि मान लो 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आपकी डायगोनल एंट्रीज है। हमने क्या बोला कि ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए और नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। हमने डायगोनल पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा था कि डायगोनल पे ये रिस्ट्रिक्शन होने वाला है, ठीक है। डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्केलर का क्या है ना, डायगोनल पे जो भी एलिमेंट रहेंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। देखो और डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है पहला तो, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या कि इसके डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है, इसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है। इसी डायगोनल मैट्रिक्स में एक कंडीशन और ऐड कर दोगे ना तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब वो कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। वो कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी सेम। मतलब जो डायगोनल पे एलिमेंट है ना यहाँ पे, जैसे हमारा यहाँ पे ए है, बी है, सी है,
तो ये तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में ये कंडीशन नहीं था। सी डायगोनल में देखो यहाँ पे -1 -5 ही लिया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे आपने मान लो लिख दिया -1 -5 0 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के ऊपर के जीरो हैं, डायगोनल के नीचे के जीरो हैं, बट डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लो, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये 3 क्रॉस 3 का डायगोनल हो गया। देखो डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हो गए, और डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो, डायगोनल के नीचे के सारे जीरो। और ले लो 4 0 0 4, देखो 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये देखो इक्वल है। अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस आप करो, देखो एक हमारे पास आ गया डायगोनल मैट्रिक्स, और एक हमारे पास क्या आ गया, स्केलर मैट्रिक्स। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, या फिर क्या हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा? क्या हर एक डायगोनल स्केलर होगा, क्या हर एक स्केलर डायगोनल होगा? देखो आप एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लो ना, देखो 1 0 0 2, ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं? हाँ है, क्यों? क्योंकि डायगोनल के ऊपर के जीरो है और डायगोनल के नीचे के भी जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या ये स्केलर है? स्केलर के लिए क्या चाहिए, डायगोनल एलिमेंट इक्वल चाहिए। क्या इक्वल है? नहीं है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी स्केलर, हर एक डायगोनल मैट्रिक्स का स्केलर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। बट हर एक स्केलर में, मतलब ये जो कंडीशन नॉट नॉट ट्रू ऑलवेज, नॉट ट्रू ऑलवेज, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज हो गया। क्यों भाई? देखो स्केलर मैट्रिक्स ले लो, 1 1 1 ले लो आप, 2 2 ले लो, चलो 2 2 0 0, 2 क्रॉस 2 का। देखो डायगोनल के ऊपर के जीरो हैं, डायगोनल के नीचे के भी जीरो हैं, ठीक है। स्केलर के लिए क्या है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, और डायगोनल का डेफिनेशन बस इतना है कि डायगोनल के ऊपर के जीरो चाहिए, डायगोनल के नीचे के जीरो चाहिए, तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है। तो ये एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखो, क्या पता आपके ऑप्शंस में आ जाए कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार बन सकते हैं, तो उसके लिए बताया है और कुछ नहीं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ना। लेट्स गो टू द टाइप नंबर 7। टाइप 7 देखो क्या है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें क्या था m इज इक्वल टू n। उसके बाद हम कहाँ आए, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें हमने क्या पढ़ा कि डायगोनल के ऊपर जीरो नीचे जीरो। फिर हम डायगोनल का ही एक स्पेशल केस क्या आया, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये जीरो तो होना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ सेम होना चाहिए। अब स्केलर का ही एक और स्पेशल केस पढ़ते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। इसका ये मतलब है ना कि अभी तक हमने जैसे मान लो हमने क्या पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स मतलब ये सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, डायगोनल वाले बराबर होने चाहिए, और ऊपर के सारे क्या होने चाहिए, जीरो, नीचे के भी सारे क्या होने चाहिए, जीरो। अगर जो ये इक्वल आप एलिमेंट ले रहे हो वो सारे के सारे वन के इक्वल हो गए हमेशा के लिए, तो वो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। देखो स्केलर में ऐसा नहीं बोला है, स्केलर मैट्रिक्स में कि सारे जो एलिमेंट इक्वल है उनको 1 1 होना जरूरी है, नहीं, वो कुछ भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे 5 5 5 है, 5 5 5, यहाँ पे -2 है। बट आइडेंटिटी में क्या है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये किस तरह का होगा, ये ऐसा दिखेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कभी कभी उसको हम लोग उसको डिनोट करते हैं आई से, कभी कभी इसको I3 भी लिख देते हैं। I3 का मतलब होता है 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैंने आपको I2 बोला तो क्या होगा, 1 0 0 1।
2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल, जैसे हम जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें 1 होता है जो आइडेंटिटी होता है। 1 को आप किससे भी मल्टीप्लाई करो, किस में भी कुछ भी करो, 1 को आप किससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही आंसर ला के देगा। 1 into 3 is 3, राइट, या फिर 3 into 1 is 3। वैसे ही मैट्रिसेस में जो 1 का काम करता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स करता है। आप इसको हम देखेंगे, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक ऑब्जर्वेशन आप लोग याद रख लो कि हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होता है, हर एक स्केलर डायगोनल होता है, हर एक डायगोनल स्क्वायर होता है। बट ऐसे ट्रू नहीं है, हमेशा ट्रू नहीं, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। इस डायरेक्शन में हमेशा ट्रू नहीं होता है। ये बात छोटा सा ऑब्जर्वेशन याद रखना। अब चलते हैं आगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट इस तरह के होते हैं। देखो A11, A12, A13, मैं 3x3 का ले रहा हूँ, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मतलब बेसिकली इन जनरल अगर लिखा जाए ना तो ए आई जे टाइप के होते हैं। यहाँ पे n क्रॉस n लिख दिया, जहाँ पे i जो है ना, i और j जो है, देखो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं i और j दोनों, और कहाँ पे खत्म हो रहे हैं n पे। देखो i ये वाला है फर्स्ट एलिमेंट और j क्या है सेकंड एलिमेंट। तो i की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 और i की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर देखो हमारा n कितना है 3, तो 1 से स्टार्ट होके i कहाँ पे खत्म हुआ 3 पे। तो वही लिखा है i 1 से बड़ा है लेकिन n से छोटा है। सिमिलरली j भी 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, n से छोटा है। तो अब देखो ऑब्जर्वेशन करो, इसी मैट्रिक्स में ऑब्जर्वेशन करो, आपको अच्छे डेफिनेशन आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहीं के इस ऑब्जर्वेशन से आपका डेफिनेशन क्लियर होने वाला है। कलर चेंज कर देता हूँ मैं, रेड ले लेते हैं। देखो ये i है, ये j है। A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दोनों कहाँ कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 1 1 हो गया। A12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे, तो यही लिखा हुआ है और कुछ मतलब बहुत ज्यादा एडवांस नहीं लिखा हुआ है। ये तो आपको पता ही होगा वैसे, बट स्टिल मैंने बता दिया एक बार तो क्लियर हो गया, राइट। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन को बनाते हैं हम, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो ये i है, ये j है, ये i है, ये j है, ये i है, ये j, ये सब में है। अगर आप डायगोनल एलिमेंट को देखोगे ना तो उनका i और j दोनों बराबर है। देखो यहाँ पे i भी 1 है, j भी 1 है, i भी 1 है, j भी 1 है, i भी 1 है, j भी 1 है। ये तो डायगोनल एलिमेंट की बात हो गई। डायगोनल की देखो, तो डायगोनल एलिमेंट में हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि i इज इक्वल टू j था। अब डायगोनल के अबव जाओ, अबव डायगोनल पे जाते हैं। डायगोनल के ऊपर ऑब्जर्वेशन करो थोड़ा सा। देखो i है, j है, i है, j है, i है, j है। i यहाँ पर 1 है, j 2 है, तो j i से बड़ा है। यहाँ पर i 1 है, j 3 है, तो यहाँ पर भी j i से बड़ा है। यहाँ पर i 2 है, j 3 है, तो यहाँ पर भी j i से बड़ा है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डायगोनल के जो ऊपर होता है ना, ये i j से छोटा होता है। और अगर हम बिलो डायगोनल जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि देखो i जो है ना वो j से बड़ा है, i जो है वो j से बड़ा है ना। ये तीन ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ से मिल गया मैट्रिसेस से। यही डेफिनेशन हमका यूज करना है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है ना कि पहला तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सबसे पहला चीज मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया अपना, और आपका एक ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ऊपर के साइड बनेगा, डायगोनल को लेते हुए ऊपर के साइड, डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल बनेगा और डायगोनल को लेते हुए बनेगा, समझ गए। तो डायगोनल को लेते हुए एक ट्रायंगल बना, और डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, 0 होंगे। तो इसमें क्या लिख दूं, बिलो डायगोनल
एलिमेंट इक्वल टू 0। देखो कंडीशन बस इतना है कि बिलो डायगोनल्स आर 0। डायगोनल और अबव डायगोनल पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि उनका 0 नहीं होना जरूरी है, ऐसा कहीं नहीं बोला है। वो भी 0 हो सकते हैं। हमें बस इतना देखना है कि डायगोनल के नीचे के सारे 0 हैं कि नहीं। अगर डायगोनल के नीचे के सब 0 हैं तो अपर ट्रायंगल, हमें उस ऊपर से मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसको ही अगर थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में, जैसे यहाँ पे इसने लिखा है ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई ग्रेटर देन जे, तो आई ग्रेटर देन जे कहाँ हो रहा था, देखो बिलो डायगोनल ही हो रहा था। तो ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई ग्रेटर देन जे का क्या मतलब है कि बिलो डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं। अब मैं आपको बहुत ही एक जो कंफ्यूजन होता है बच्चों का, वो स्टेटमेंट वापस से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डायगोनल पे i इक्वल टू जे, डायगोनल के ऊपर i लेस देन जे और डायगोनल के नीचे i ग्रेटर देन जे। ठीक है, अपर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, देखो अगर मैंने मान लो कि ये एक मैट्रिक्स बना दिया 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3 क्रॉस 3। अब कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए थे, बट ये तो डायगोनल वाले एलिमेंट भी 0 है, तब तो ये अपर ट्रायंगल नहीं हुआ। देखो बच्चा, मैंने ये कभी नहीं बोला, डेफिनेशन में जो लिखा है उसने ये कभी नहीं बोला कि डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए या फिर नॉन 0 होने चाहिए ना। उसने बस देखो क्या बोला, अ स्क्वायर मैट्रिसेस इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज 0, दैट्स इट। डायगोनल के नीचे के सब 0 होने चाहिए, बस डायगोनल के ऊपर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो ये हमने डायगोनल खींचा, डायगोनल के नीचे के तीनों सब सारे एलिमेंट 0 हैं। हाँ, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हमें ऊपर से मतलब ही नहीं है। और भी एक देख लो, अगर मान लो मैंने ऐसा कर दिया कुछ, तो ये मत बोल देना सर ये क्या लिख दिया, तो तबाही आ गई। ठीक है ना ना ना, देखो डेफिनेशन क्या बोलता है कि डायगोनल के नीचे के 0 है कि नहीं, बस ऊपर से हमें मतलब हमें देखना ही नहीं है, फिलहाल के लिए हमें ऊपर देखना ही नहीं है। ठीक है, हमें बस डायगोनल के नीचे देखना है कि सब के सब 0 है कि नहीं। हाँ है, तो ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो देखो नल मैट्रिक्स, देखो नल मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, अभी हमने पढ़ा था, स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। देख रहे हो, नल मैट्रिक्स कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है हमारी लिस्ट में। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से, और डेफिनेशन में बहुत ध्यान से, इस सब डेफिनेशन की वजह से ही बच्चे चूकते हैं एग्जाम में, क्योंकि उनकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है ना। अभी बच्चे इसको बोलेंगे कि सर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, सर ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, बट बच्चा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। इसी का ऑब्वियस सी बात है उल्टा ही होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी समझ में आ जाएगा। इसका ही उल्टा है और कुछ नहीं। देखो हमने क्या बोला था कि इसमें डायगोनल के बिलो सारे 0 होने चाहिए, तो यहाँ पे देखो क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट अबव द डायगोनल इज 0। क्या बोला है, अबव द डायगोनल इज 0, मतलब डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। बस हो गया आपका। देखो ये एक मैट्रिक्स बना, ये आपका डायगोनल बना, डायगोनल के ऊपर बस देखो सबके सब 0 है कि नहीं, सबके सब 0 है। बस आपका लोअर ट्रायंगल, डायगोनल के नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, वहां कुछ भी होने दो। ठीक है, वहां पे कुछ भी होने दो, हमें जरूरत ही नहीं है। देखो अगर डायगोनल के ऊपर भी 0 हो गया, डायगोनल के नीचे भी 0 हो गया, तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, हमने पढ़ा था। लेकिन अगर डायगोनल के सिर्फ नीचे 0 हुआ तो वो अपर ट्रायंगुलर होता है, डायगोनल के सिर्फ ऊपर 0 हुआ तो वो लोअर ट्रायंगुलर होता है। राइट, तो एग्जांपल इसका भी मैं लेता हूं जरा एक, क्या ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है,
अभी तो हमने सर आपने बोला था कि ये अपर ट्रायंगुलर है, अब आप ये बोल रहे हो कि लोअर ट्रायंगुलर भी है। अब डेफिनेशन लगाओ। डेफिनेशन में क्या था कि डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो होने चाहिए, नीचे से हमें कुछ मतलब ही नहीं है। डायगोनल के नीचे के जो भी एलिमेंट है या फिर डायगोनल पे जो एलिमेंट है उनसे हमें मतलब ही नहीं है। डेफिनेशन बस लिखा है कि डायगोनल के ऊपर देखो, ये रहा डायगोनल, इसके ऊपर देखो सबके सब जीरो हैं, हाँ जीरो है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखो नल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ये जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी था, ये स्केलर मैट्रिक्स भी था, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बन गया, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बन गया, है ना। तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया जाए। मैट्रिसेस में कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है, सारी की सारी चीजें ऑब्जर्वेशन पे होती है, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी तो हमने एक पढ़ा था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक हमने पढ़ा था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब सर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये है कि या तो वो अपर ट्रायंगुलर होगा या तो वो लोअर ट्रायंगुलर होगा या तो दोनों होगा। अब सर दोनों क्या होता है? दोनों का अभी हमने देखा ना, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो है वो दोनों है, अपर भी है लोअर भी है। A square matrix is called a triangular matrix if it is an upper triangular or a lower triangular। या तो वो upper triangular होगा या तो वो lower triangular होगा। एक और ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स था, देखो ये भी दोनों है, ये भी यूटीएम है अपर ट्रायंगुलर और ये एलटीएम भी है लोअर ट्रायंगुलर। कैसे? अपर ट्रायंगुलर का डेफिनेशन क्या है कि डायगोनल के नीचे के सारे जीरो होने चाहिए, हाँ है, तो अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है? डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो होने चाहिए, हाँ है, तो ये भी लोअर ट्रायंगुलर है। सिमिलरली स्केलर मैट्रिक्स जो था जिसमें सारे के सारे एलिमेंट बराबर रहते थे, वो भी एक अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर है। देखो डेफिनेशन लगा के। सिमिलरली जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था जिसमें डायगोनल पे सारी एंट्रीज 1 1 होती थी, वो भी हमारा दोनों है। बस वही लिखा है बेटा यहाँ पे, और कुछ नहीं लिखा है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ऑल आर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये सारी की सारी अपर ट्रायंगुलर भी हैं, लोअर ट्रायंगुलर भी हैं, सब है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो हाँ देखो, ये भी पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एक मैंने मैट्रिक्स बनाया, मान लो यहाँ पे इसको बना देते हैं ए बी सी, यहाँ पे लिखते हैं डी ई एफ जी एच आई, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो और ये हमारा क्या है? डायगोनल है, ठीक है। तो इस डायगोनल को ना अब आप समझो कि ये एक मिरर है। ये क्या है? एक मिरर है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है ना कि करस्पॉन्डिंग जो मिरर इमेजेस है ना वो सेम होनी चाहिए। क्या मतलब है? देखो एक देखो ये क्या है A11, ये है A12 और ये एलिमेंट जो है ना ये है A21। तो A12 का मिरर इमेज क्या हो गया? A21। ये B इज इक्वल टू डी होना चाहिए। ये A13 इसका उल्टा क्या हो गया? A31। तो C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? G। ये कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है A23, इसका उल्टा क्या है? A32। तो F इक्वल टू क्या होना चाहिए? H। तो अगर ये तीनों एलिमेंट बराबर हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब क्या कहना चाहते हैं बेसिकली कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए, बस और कुछ नहीं बोलना। हम हर एक ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होना ही होना चाहिए। देखो A12 था, यहाँ पे आई ए था, जे ए था, हमने उसको स्विच कर दिया तो A21 बन गया इसकी, हमने बोला कि B इक्वल टू डी। अब आप डायगोनल पे अगर स्विच करोगे, A11 है तो स्विच करके भी तो वही बनेगा, तो खुद के इक्वल तो है ही। तो अगर ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है तो वो क्या होता है? वो एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एक एग्जांपल देके इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर 40 मिनट का हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है।
तो एग्जाम्पल देखो 1 2 3 ले लो, यहाँ पे ले लिया 2 तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा 2, यहाँ पे ले लिया 4 तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 4, यहाँ पे ले लिया 5 यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 5। याद रहे डायगोनल के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है कि डायगोनल हमेशा नॉन जीरो ही होगा, ये मत बोल देना। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं 0 0 0 भी ले सकता हूँ डायगोनल को, यहाँ पे कुछ भी लिख दो 2 4 तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 तो 4 आएगा, यहाँ पे 5 तो 5 आएगा। ठीक है, अगर मैंने मान लो कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स ले लिया, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? हाँ है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब खाली ये है कि ए आई जे इक्वल टू ए जी आई होना चाहिए, तो है तो ए आई जे ए जी आई, ए आई जे ए जी आई, ए आई जे ए जी आई। क्या डायगोनल मैट्रिक्स जो आपने बनाए थे क्या वो सिमेट्रिक है? पता लगाओ, आपके लिए होमवर्क। क्या स्केलर मैट्रिक्स जो बनाए थे वो सिमेट्रिक है? पता लगाओ, आपके लिए होमवर्क। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने बनाए थे वो सिमेट्रिक है? पता लगाओ, आपके लिए होमवर्क है। क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? ये पांचों आप ऑब्जर्व करो कि क्या इन पांचों में ए आई जे इक्वल टू ए जी आई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल तो आप कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हो। तो इस लेक्चर का मोटिव ये था कि आप लोग डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ो, बाकी चैप्टर बहुत ही पपलू है, बहुत ही सिंपल सा है। आगे हमारे पास और भी टाइप्स हैं, 12 13 14 15 टाइप्स हैं। फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है, फिर एलिमेंट्री है, फिर उसका इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट निकालना, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी और बेसिक क्वेश्चन है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक दो लेक्चर में आराम से हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, मिल के पढ़ो। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे ज्वाइन कर लो, उस पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इंस्टा पेज को फॉलो कर लो, कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, हम वहाँ पे आपको पर्सनली क्लियर करेंगे। ठीक है, हमारे कमेंट सेक्शन में पूछो, हमारे जो टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट को खुद आके आपको कमेंट करके आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, आप भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।